हरिओम साहिब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। हजूर साहिब की साथ संगत और देश विदेशों में बसे तमाम सिख पंथ के सभी साथ संगत जी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने राजस्व विभाग के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल की मीटिंग में एक अफलातुन निर्णय लिया है, एक विचित्र निर्णय जिसे हम कहेंगे। वो निर्णय है गुरुद्वारा तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब बोर्ड के कानून को बदलने का। 1956 में गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड एक्ट बना था। अब उस एक्ट को चेंज करके एक नया कानून पारित किया जा रहा है, जिसे अधिनियम नाम दिया जा रहा है। 1956 में जो एक्ट पास हुआ था वो राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड था, जैसे रेलवे बोर्ड होता है गवर्नमेंट का, उसी की तर्ज के ऊपर यह राष्ट्रीय बोर्ड था गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड का, जिसमें एसजीपीसी के भी सदस्य थे, पंजाब अमृतसर से, मध्य प्रदेश से थे, तेलंगाना से, हैदराबाद से थे, सभी को रिप्रेजेंटेशन था। और एक अच्छा कानून हजूर साहिब के बाशिंदों ने उस समय रजिस्टर्ड करवाया था और सभी साथ संगत को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़े रखने का एक प्रयास किया था। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही में जो नया कानून बनाने का निर्णय लिया है वो स्टेट गवर्नमेंट होगा, जिसे अधिनियम कहा जाएगा। पहले गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड में 17 सदस्य थे, तो नए अधिनियम में भी 17 ही सदस्य रखने की कोशिश है। किंतु पहले हमारे पास जो मेंबर्स थे वो इस प्रकार थे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 2 सदस्य थे, मराठवाड़ा और चंद्रपुर से सिख मतदाताओं से 3 सदस्य चुनकर आते थे, जो सात संगत के वोटों से चुनकर आते थे, उनकी संख्या 3 थी। एसजीपीसी मध्य प्रदेश से 1 सदस्य नॉमिनेटेड होता है, जिसका नॉमिनेशन एसजीपीसी अमृतसर करती है। उसी प्रकार से एसजीपीसी अमृतसर के 3 सदस्य, यानी एसजीपीसी को 4 सदस्य, और अमृतसर के चीफ खालसा दीवान का 1 सदस्य बतौर इसमें नॉमिनेटेड होता था। और हजूर साहिब से जो 1953 में जो हमारा दीवान बना था दक्षिणी संगत का, उससे 4 सदस्य उस दीवान के मार्फत नामित किए जाते हैं, यानी मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार से 17 का सदस्य बोर्ड था, और आज भी जो गवर्नमेंट बना रही है वो 17 सदस्य का ही है, जिसे कहा जा रहा है कि भाटिया कमेटी के अहवाल पर, यानी 2014 में जो महाराष्ट्र सरकार ने गुरुद्वारा एक्ट संशोधन या सुधारना या उसमें नयापन लाने के लिए जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की सिफारिशों के तहत ये चेंज किया कहा जा रहा है, लेकिन सरासर गलत कहा जा रहा है। ये जो नया ड्राफ्ट आया है, जिसमें इलेक्टेड 3 मेंबर जो चुनकर आएंगे और 2 सदस्य एसजीपीसी अमृतसर के होंगे, और बाकी जो शेष 12 सदस्य हैं वो सरकार नॉमिनेट करेगी, यानी सरकार के द्वारा वो भेजे जाएंगे। इस प्रकार से सरकार का जो नया अधिनियम बनाया जा रहा है वो उसमें प्रावधान रखा जा रहा है। मंत्रिमंडल में ये निर्णय पास हो चुका है। अब 15 दिन के बाद जब अधिवेशन होगा असेंबली का, उस अधिवेशन में रखकर इसे पास भी करवाया जाएगा और एक नया कानून आपके सर पर लादा जाएगा। मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि क्या ये जो नया कानून, जो नया अधिनियम भेज रहे हैं, जो व्हाट्सएप पर ग्रुप में भी वो काफ़ी पोस्ट आ रहे हैं कि 12 सदस्य सरकार मनोनीत करेगी, क्या ये लोकतांत्रिक अधिकार के साथ न्याय है? क्या ये देश के अल्पसंख्यक सिखों के साथ न्याय है? क्या सिखों की धार्मिक संस्था के साथ न्याय है? सरकार क्यों लादना चाहती है ऐसा कानून? क्यों हमारा लोकतंत्र समाप्त करना चाहती है?
2015 में उस समय के तत्कालीन एकमात्र सिख विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के तारा सिंह। उनके समय में उनके सूचना पर गुरुद्वारा एक्ट 1956 के कलम 6 अंतर्गत एक प्रावधान में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 2 नॉमिनेशन होते हैं, उसमें से एक नॉमिनेशन पर ऐसा निर्णय लिया गया कि वो उसे प्रधान बनाकर सरकार नियुक्त करेगी और उसका प्रभाव हुआ कलम 11 के ऊपर, जिसके तहत उसे नॉमिनेशन किया जाएगा। उस समय जो अन्याय हुआ था, हम उसके खिलाफ लड़ रहे थे, हम यानी सारा हजूर साहब। लेकिन सरकार ने 8 साल में हमारी कलम 11 के संशोधन के विषय में कोई बात नहीं सुनी। बीच में यह भी प्रयास किया गया था कि कलम 6 में संशोधन करके बाहर के 8 सदस्य बढ़ाए जाए, मुंबई, ठाणे, पूना वगैरह से। लेकिन हमने जब विरोध किया, उसे असंवैधानिक बताया और हमारे नांदेड़ के दक्षिणी सिखों के ऊपर या दक्षिण भारत के सिखों के ऊपर अन्याय बताया, तब वो जाकर उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री उन्होंने उसे रोक दिया, लेकिन उसे पूरी तरह से रद्द नहीं किया, क्योंकि उन्हें विश्वास होगा शायद कि कभी ना कभी ये हम फिर से पारित करवा लेंगे। 8 सालों के दौरान जब हम ये आंदोलन चला ही रहे थे कि कलम 11 के तहत जो नॉमिनेशन आ रहा है प्रेसिडेंट का, उसे रद्द करके लोकतांत्रिक अधिकार सिखों को दे और सिख अपना प्रेसिडेंट खुद चुने, तब ऐसे में सरकार ने भाटिया कमेटी का रेफरेंस लेकर ये जो नया कानून लादने की कोशिश की, वो सरासर अन्यायकारक है। इससे मैं समझता हूँ विश्व का कोई भी सिख सहमति नहीं देगा। अगर कोई देता है सिख खुद के स्वार्थ के लिए, तो मैं मानता हूँ कि वो फिर सिख नहीं है। उसने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के खंडे बाटे का अमृत नहीं छका है। जब ये निर्णय कल आया, तो इस निर्णय को लेकर साध संगत में हड़कंप मच गया, इसका विरोध शुरू हो गया। नई पीढ़ी भी विरोध में खड़े हो गई है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो पिछले 4 महीने से दिल्ली और मुंबई से जो मंत्रालय के चक्कर काट रहे थे, नेताओं के चक्कर काट रहे थे, उन्होंने खेला कर दिया, उन्होंने खेल खेल लिया। उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के सामने रखकर सरकार को गुमराह कर मैं फिर से दोहराता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार को गुमराह कर पहले भी कलम 11 के समय और आज भी गुमराह कर ये नया अधिनियम लाने की कोशिश की गई है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस अधिनियम को पारित न करें, क्योंकि नांदेड़ के सिखों को, जहाँ की ये संस्था है, उन सिखों से इस तरह के अधिनियम बनाने के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। जिस समय भाटिया कमेटी 2014 में आई थी, उस समय 1 मार्च 2014 को कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग हुई थी, जिसमें बहुत सारे सिखों ने जस्टिस भाटिया कमेटी के सामने उपस्थित होकर अपने विचार रखे थे, अपने सजेशंस दिए थे। मैंने भी खुद सजेशन दिया था। मैंने भी सजेशन दिया था कि बोर्ड 17 का 21 का किया जाए और 3 की जगह 7 सदस्यों का चयन किया जाए। भाटिया कमेटी ने जो अहवाल पेश किया, उसके अंदर सजेशन देने वाले को किसी के नाम नहीं है, और वो कमेटी ने दावा किया कि वो मुंबई, पुणे, नासिक सभी तरफ घूम कर आया और वहाँ के सिखों के विचार लिए। किसी का भी नाम उन्होंने उसके अंदर दर्ज नहीं किया। इसका मतलब वो जो अहवाल था वो फेक था, उस पर बार बार प्रश्न उठ रहा था और वो फेक था। जस्टिस भाटिया कमेटी के अंडर में विजय सतबीर सिंह जो मौजूदा चेयरमैन है, वो भी सदस्य थे। SS पाटिल जो उस समय के महसूल विभाग के उप सचिव थे, वो थे। उनके अलावा और एक नाम था, मैं भूल रहा हूँ नाम, जी भागवत का, जो विधि विभाग के उप सचिव थे। ये ऐसे 4 लोगों की कमेटी थी, जिसमें नांदेड़ का एक भी सदस्य नहीं था। नांदेड़ का कोई सिख नहीं था, गुरुद्वारा बोर्ड का कोई मेंबर नहीं था, ना पंच प्यारे थे उसके अंदर। फिर ये कौन से कानून का संशोधन किया? जब मैंने सजेशन दिया तो मेरा नाम उसमें होना चाहिए कि ये व्यक्ति ने उस बैठक के अंदर ये सजेशन रखा था, लेकिन वो नहीं था। और आज 10 साल के बाद
जबकि जस्टिस भाटिया साहब इस दुनिया में नहीं है। हम हमारे प्रश्न, हमारी शंकाएं हमने किसके सामने रखे? उस अहवाल को सार्वजनिक करना सरकार का अधिकार था। गुरुद्वारा बोर्ड के नोटिस बोर्ड पर उस अहवाल को लगाते, जिन जिलों का जिक्र किया है उन जिलों में वो अहवाल सर्कुलेट करते, उस पर आक्षेप मंगवाते, नहीं मंगवाए गए और सरकार ने एक तरफा कानून पास करना शुरू कर दिया। जब 2014 में जुलाई तक ये काम चला, मार्च से लेकर जुलाई तक 4 महीने समिति काम करती रही। 4 महीने के बाद इन्होंने अहवाल दिया, तो उस अहवाल के ऊपर तुरंत यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग होना चाहिए था, यहाँ के सिखों को विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया। इसके लिए राजनीति भी कारणीभूत है और गुप्त तरीके से काम किया गया। 2014 से 2024 तक क्यों खामोशी बरती गई? 2014 में विजय सतबीर सिंह गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के उस समय के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनकी उपस्थिति में ये सारा कानून लागू हुआ। उस समय अहवाल लिखा गया, उन्होंने खुद का आक्षेप नहीं लिखवाया, वो बोर्ड के चेयरमैन थे। उन्हें चाहिए था कि यहाँ के सिखों का जो है नैतिक अधिकार है स्थानिक प्रबंधन रहना, उसके बारे में आवाज़ उठाए। इन राइटिंग उन्होंने लिखित स्वरूप में कुछ दिया क्या? अगर दिया होगा तो गुरुद्वारा बोर्ड उसका खुलासा करे। और जब कभी गुरुद्वारा बोर्ड कानून के अंदर संशोधन किया जाता है, उसके लिए गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड एक्ट 1961 का हवाला दिया जाता है और सभी प्रकार के संशोधन वो गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के अधीक्षक के मार्फत जाने चाहिए, ना कि मंत्रालय में उसका ड्राफ्ट बनना चाहिए। अब तारा सिंह ने किससे ड्राफ्ट बनवाया था, जो उन्होंने सीधा पेश कर दिया। कलम 11 का ड्राफ्ट तो गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड ने नहीं किया था। फिर सरकार ने असंवैधानिक काम कैसा किया उस समय? आज भी ये जो काम हुआ है असंवैधानिक हुआ और भारत के अल्पसंख्यक सिखों को ये दबाने की नीति है सरकार की। अल्पसंख्यक कानून में आर्टिकल 25 में हमारे जो अधिकार है, उन अधिकारों का सरासर हनन है। हमको हमारी अल्पसंख्यक संस्थाएं, हमारे को हमारे पूजा पाठ की विधि से चलाने का और प्रबंधन करने का पूरा अधिकार है और उस संस्था पर सरकार पूरा नियंत्रण नहीं ले सकती है, उसके लोकतांत्रिक अधिकार समाप्त नहीं कर सकती है। इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ कि ये कानून की बात है। हजूर साहिब और बाहर के भी जो सिख हैं देश विदेश के, वो भी इस बारे में सोचें कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का दरबार आज सरकार के अधीन रहेगा, प्रबंधन में रहेगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खुद की जमीन खुद खरीदी थी हजूर साहिब में। मैं उस ऐतिहासिक घटना का सबको वास्ता देता हूँ कि गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड ये सिखों के हाथ में रहना चाहिए, ना कि सरकार के हाथ में रहना चाहिए। कल सरकार किसको भेजेगी प्रबंधन के लिए, ये कहा नहीं जा सकता। ना उसका कैरेक्टर देखा जा सकता, ना उसका बिजनेस देखा जा सकता, वो अमृतधारी है या नहीं वो भी नहीं देखा जा सकता। सरकार जिसे चाहे भेज सकती है। इसलिए अमृतधारी सिख जो ये नांदेड़ के सिखों ने बहुत ही संघर्ष के साथ गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कराया था। सन 1902 में पहली बार निज़ाम सरकार में जो कानून आया था, पहली बार सिखों ने नज़र कैद में रहकर जो कानून रजिस्टर्ड कराया था, दस्तूर उल अमल उस कानून का नाम दिया था। और निज़ाम ने भी ये नहीं कहा था कि उस समय कि हमारा प्रभाव रहेगा, आप चला लो, लेकिन उसका ये कानून रजिस्टर्ड रहेगा। उसके बाद में काफ़ी परिवर्तन हुआ देश में। 1925 में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का रजिस्ट्रेशन हुआ, उनका स्वतंत्र कानून बना। एसजीपीसी में हमारा एक भी सदस्य नहीं है, हमारे जत्थेदार जी सदस्य है जो कभी जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ के सिखों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। बावजूद उसके हमने एसजीपीसी के 4 सदस्यों को, यानी अमृतसर से ही 4 सदस्यों को नॉमिनेट करने का हमने हमारे कानून में प्रावधान करवाया। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसके कुछ उत्साही नेता इस प्रयास में लगे हैं कि गुरु दरबार को सरकार के हवाले किया जाए। अब किस पार्टी के आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी ये सोच ले कि क्या गुरु दरबार के चाबियां सरकार के पास देना ठीक है, उसका प्रबंधन सरकार को करना चाहिए। 1971 में दिल्ली का
बोर्ड यानी दिल्ली की कमेटी रजिस्टर्ड हुई थी वहाँ के ऐतिहासिक गुरुद्वारे की 1971 में, देश आज़ाद होने के बाद। सबसे जागरूक तो हम थे जो 1902 में पहली बार पहल की थी हमने। 1936 में फिर एक कानून आया था, उसके बाद में 1956 में एक्ट बना। 20 सितंबर 1956 में हमारा कानून रजिस्टर्ड हुआ और बहुत अच्छा कानून था ये, लेकिन इसके साथ खिलवाड़ की गई, बार बार खिलवाड़ की गई। मुंबई के लोग बार बार मंत्रालय क्यों जाते मुझे समझ में नहीं आता। मंत्रालय ने उसे पूछना चाहिए कि बार बार आप क्यों आते हैं गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड, आपका व्यक्तिगत स्वार्थ क्या है, और ये लोग क्यों हमारे बोर्ड के पीछे पड़े हुए हैं। मैं आज तमाम साध संगत से कहता हूँ कि तखत साहब जो हमारे अकाल तख्त के बाद हजूर साहब एक तख्त ऐसा है जहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अटल गुरु यहाँ पर विराजमान है, उस तखत की नुमाइंदगी ऐतिहासिक गुरुद्वारे कर सकते हैं। सिंह सभा गुरुद्वारों के अधिकार नहीं है। हमारे दशम ग्रंथ साहिब का वहाँ पे प्रकाश नहीं होता है, यानी वो हमारी मर्यादा का हिस्सा नहीं है। जो लोग दशम गुरु ग्रंथ साहिब का विरोध करते हैं वो किस तरह से यहाँ के गुरुद्वारे के प्रबंधन की सोच सकते हैं। यदि अगर ऐसा सोच सकते हैं तो ये राष्ट्रीय षड्यंत्र कर रहे हैं कुछ सिख मिलकर। गुरु ग्रंथ साहिब जी का मैं समझता हूँ इससे बड़ा अपमान वो नहीं कर रहे हैं कि गुरु घर जो है सरकार को सौंपे। ये स्टेट अधिनियम नहीं बनना चाहिए, ये कानून रहना चाहिए। हाँ, हमारे मतभेद है एसजीपीसी के साथ या किसी अन्य संस्थाओं के साथ, तो मतभेद वही है कि नांदेड़ के सिखों की वो लोग आवाज़ नहीं उठाते, नांदेड़ के सिखों को वो प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। एसजीपीसी ने क्या किया नांदेड़ के सिखों के लिए, ये प्रश्न भाई नहीं हर सिख पूछेगा, हर सिख पूछेगा कि क्या किया है। कुछ भी नहीं किया है। हमारे कभी आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने, हमारा नेतृत्व नहीं किया। एक शीर्ष संस्था है, हमारी उनसे अपेक्षाएं है सिख होने के नाते, लेकिन वो किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियों का सुनकर चल रहे हैं। मैं भारत के प्राइम मिनिस्टर आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी और माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह, उसी प्रकार से महाराष्ट्र के सीएम आदरणीय एकनाथ भाई शिंदे, डिप्टी सीएम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस, इनसे निवेदन करूंगा कि एक बार नांदेड़ के सिखों के साथ एक मीटिंग करें, हजूर साहिब के सिखों के साथ में मीटिंग करें और इस बोर्ड का निर्णय लें कि ये बोर्ड कैसा होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का श्राप किसी ने नहीं लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है हजूर साहिब का सिख होने के नाते, क्योंकि मैंने देखा है कि गुरु महाराज जी का श्राप अच्छे को बर्बाद करता है। तो मैं हजूर साहिब के साथ संगत से अपील करूंगा कि ये कानूनन प्रक्रिया के लिए भी वो पहल करें। ये जो नया अधिनियम बनने जा रहा है वो अधिनियम हमें अड़चनों में डाल सकता है, हमारा स्वातंत्र छीन सकता है। अगर यदि हमारा स्वातंत्र छीना गया तो फिर ये हमारी संस्थाएँ धार्मिक संस्था नहीं रहेगी, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, दूसरी कौमों का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, जो हमारे लिए आगे सिरदर्द बन जाएगा और हमारी सिक्खी अनुपालना भी खतरे में आ जाएगी। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि शांतिपूर्वक क्यों नहीं होता, लेकिन कानूनी पहल, न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, न्यायालय में जाए, सरकार को आमंत्रित करें नांदेड़ में, एसजीपीसी के नेताओं को यहाँ पर आमंत्रित करें। जो दिल्ली से मुंबई चक्कर मार रहे हैं वो नेता भी आए, हजूर साहिब के सिखों की बात सुने और हमारा न्याय करें। हम हजूर साहिब के लोग, हमारे पास एक ही संस्था है, इस संस्था ने लगभग 1200 सिखों को रोजगार दिया है और नॉन सिख भी 400-500 नॉन सिख जो गुरुद्वारे के आसपास व्यवसाय करते हैं, उनका रोजगार यहाँ आने वाले यात्रियों पर चलता है। तो यहाँ का प्रबंधन बहुत कठिन है, एक मर्यादा का अनुपालन करते हैं। तो हमारी भावनाएं समझ के लो, हमारे आम सिखों की भावनाएं समझ के लो। हमारी युवा पीढ़ी जिसका भविष्य मुझे आज अंधकार में नज़र आ रहा है, राजनीति के तहत उनका भविष्य बर्बाद मत करो। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और इस अधिनियम के बारे में मैं नांदेड़ के कलेक्टर साहब जो अभिजीत राउत साहब हैं,
उनसे निवेदन करूंगा कि एक नांदेड़ के सिखों की यहाँ पर मीटिंग ले आपकी चैम्बर में, और हमारी भावनाएं आप दर्ज करा कर सरकार के पास भेजें। इतना ही मुझसे कहना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।